मैंने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया और कहा, मैं तो पीतव सिंह यही चाहता हूं कि मैं कुछ तुम्हारे लिए करूं और तुम कुछ है मेरे लिए। मैं भला तुम्हारे लिए क्या कर सकूंगा पूरन? तुम तो भगवान की लीला से हर दौलत से माला माल हो, खूबसूरत हो, जवान हो, जो चाहो कर सकते हो, ताकतवर हो, जो इंसानी तसव्वुर से भी बाहर है। मैं तुम्हारे सामने क्या हैसियत रखता हूँ? क्या सिर्फ एक राजधानी का राजा होना ही काफी है? नहीं पूरन नहीं, तुम जो कुछ हो मैं वो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम मुझे कभी कोई हुक्म दोगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। मैंने गर्दन हिला दी। पीतव सिंह बहुत खुश था। फिर उसने जंग के बारे में मंसूबे बनाए और इन मंसूबों में भी मैंने उसकी मदद की और मेरी फरासत पर वो हैरान रह गया था। तुमने ठीक कहा पूरन, बिलाशुबा पहाड़ियों में छुपे हुए तरखानों को निकालने का ही एक तरीका हो सकता है और कुछ नहीं। और प्रोफेसर, हमारा पहला फौजी दस्ता तरखानों के इलाके में दाखिल हुआ। वो बस्ती जो मैंने देखी थी वीरान पड़ी थी। अब यहाँ कोई नहीं था। कच्चे पक्के मकानात बिखरे हुए थे, लेकिन इनमें इंसानी वजूद मफकूद थे। मैंने समझ लिया कि तरखान पहाड़ों की तरफ चले गए हैं और ये सोचना वाकई हमाकत अमेज बात थी कि इन्हें हमारी आमद का इल्म नहीं हुआ। उन्होंने यकीनन पहाड़ों में मोर्चा बंदी कर रखी होगी। चुनाचे सबसे पहले चौड़े चौड़े शहतीरों के ढाल बनाए हुए जो दस्ता तरखानों के सामने पहुंचा, उसका सरबराह मैं था और मेरे आगे कोई ढाल न थी। एक पहाड़ी हिस्से को हदफ बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। हम तकरीबन 150 के करीब अफराद थे। चौड़ी चौड़ी शहतीरों की लंबी लंबी ढालें बनाए हुए, इन्हें पकड़े हुए और इनके पीछे अपना बदन छुपाए हुए आगे बढ़ रहे थे और मैं इन सब से आगे था। सो जब हम पहुंचे उस पहाड़ के नजदीक जो हमारे सामने था तो हमारे इस अंदेशे की तस्दीक हो गई। यानी तरखान पहाड़ी चट्टानों के पीछे छुपे बैठे थे और उन्होंने सबसे पहली कोशिश ये की कि हमें नेज़ों की बाढ़ पर रखा। लातादाद नेज़े मुझसे टकराए और तुम जानते हो प्रोफेसर फिर क्या हुआ। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने इशारा किया और पीतव सिंह की फौज के सिपाही रुक गए। मुझे सिर्फ एक खतरा था कि कहीं तरखान इन पहाड़ी चट्टानों को जोर लगाकर लुढ़काना शुरू न करते जो जगह जगह नजर आ रही थी। अगर उन्होंने ये कोशिश की होती तो बिलाशुबा हमारी इब्तदाई कोशिशें नाकाम हो सकती थी, लेकिन तरखान तो शायद अपने फेंके हुए नेज़ों ही से हवास बागता हो गए थे। उनके चलाए हुए नेज़े शहतीरों में पवस्त हो गए और जो मेरे बदन में लगे वो नाकारा हो गए। इसी तरह मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था और मेरे वो अंदेशे बेबुनियाद साबित हुए कि तरखान चट्टानों को लुढ़काने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वहां से पसपाई इख्तियार की और भागने लगे। भागते हुए लोगों को निशाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। यूं शाम होने से पहले हमने पहला मार्का सर कर लिया और तरखानों का खासा बड़ा इलाका अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी जानिब पीतव सिंह बाकी फौजी दस्तों के साथ दरिया के किनारे किनारे एक लंबी पट्टी पर तरखानों का इंतजार कर रहा था, लेकिन तरखानों की हिम्मत ना पड़ी कि वे इन पर हमला करते। हाँ, पहली नाकामी के बाद जब आधी रात गुजरी तो तरखानों ने पहली बार अपनी कमीनगाहों से निकलकर पीतव सिंह की फौजों पर शबे खून मारा। शबे खून में बिलाशुबा पीतव सिंह का नुकसान हुआ था, लेकिन तरखान ज्यादा मारे गए थे। तब हमने दूसरी हिकमत अमली इख्तियार की। मैंने बाकी फौजों को समेट लिया। तरखानों को हम एक इलाके से पीछे धकेलने में कामयाब हो गए थे, इसलिए हमें अब पहाड़ों की तरफ से कोई परवाह नहीं थी। हमने अपनी तमाम फौजें इस इलाके में बुलवा ली और यहाँ अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हो गए। इसके बाद यहाँ अपने मुकम्मल इंतजामात करने के बाद हम आगे बढ़े और यूं हम तरखानों के इलाकों पर इलाके फतह करने लगे। लातादाद तरखानों को हमने हलाक किया, बेशुमार गिरफ्तार किए और गिरफ्तार शुदगान के लिए एक अजीम शान कैंप कायम किया। यह कैंप दरअसल बहुत बड़ा कैद खाना था। इस कैद खाने में इन लोगों के लिए इन्हीं की ग़िज़ाई अजनास इस्तेमाल की गई और मैंने पीतव सिंह को हदायत की कि यह मेरी पहली हदायत थी। मैंने कहा कि पीतव सिंह कैदियों को खाने पीने की कोई तकलीफ ना दी जाए और ना ही इन्हें कोई ज़हनी या जिस्मानी अजियत दी जाए, इन्हें सिर्फ कैद रखा जाए। पीतव सिंह ने जब उसकी वजह पूछी तो मैंने उसे बताया कि दुश्मन को ज़ेर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, मगर ये तरखान हैं जिनसे मेरी बचपन की दुश्मनी है। तुम क्या चाहते थे पीतव सिंह? मैंने पूछा। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। क्या तुम इनको फतेह करके कत्ल कर देना चाहते हो? हाँ, मैं इनसे शदीद नफरत करता हूँ, पीतव सिंह ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे इख्तलाफ है पीतव सिंह। क्यों पूरन? इसलिए कि तुम इन सब लोगों को फना नहीं कर सकोगे। इनमें से तुमने जितनों को भी मार दिया, इनके रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। बेहतर यह है कि जो लोग जंग में मारे जाएं वो तो इनकी तकदीर, लेकिन जो लोग गिरफ्तार होना चाहें
या हथियार डाल दें, इन पर कोई जुल्म न किया जाए। यही इंसानी असूल है और यही तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि ये तरखान बिलाशुबा तुम्हारी प्रजा है, बल्कि प्रजा में शामिल हो जाएंगे, मैंने कहा। और पीतव सिंह कुछ सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पूरन, ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं इसे जरूर मानूंगा। हालांकि मैं इन लोगों का सख्त दुश्मन था। दुश्मनी अपनी जगह पीतव सिंह, लेकिन जो शख्स तुम्हारे सामने जेर हो जाए फिर इससे दुश्मनी निकालने से क्या फायदा। मगर ये बड़े पापी हैं, इन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया था। क्या? उस समय महाराज जब हम पहली बार यहाँ आए थे। ओह हाँ, वो बात मेरे लिए आज तक मुअम्मा बनी हुई है। तुम यहाँ से किस तरह वापस गए? बस किस तरह वापस जाते? एक लड़की आ गई थी, उसे उठवा लिया तो ये सब पापी चढ़ दौड़े। इन्होंने हम पर हमला किया और लड़की को छीन लिया और उस वक्त मुझे इस इलाके से निकाल दिया गया, दरिया पार करा दिया गया। तब से इन लोगों के लिए मेरे मन में बड़ा क्रोध है। ठीक है, लेकिन अब ये तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारे मातहत हैं। और हाँ, लड़कियों के सिलसिले में भी अब तुम्हें एहतियात करना होगी। जरूरी नहीं है कि तुम इन्हें बेदरेग इस्तेमाल करते रहो, मैंने कहा। अभी तो एहतियात करूंगा पूरन, मगर मेरा तो यहाँ आने का मकसद ही यही है। इन लोगों ने अपनी एक लड़की की खातिर मुझे दरिया पार कराया था। अब मैं इनके सामने इनकी लड़कियों की इज्जत का जनाजा निकालूंगा? नहीं पीतव सिंह, तुम्हें इससे बाज आना होगा, यह जरूरी है। ठीक है महाराज, तुम तो मुझे न जाने क्या बनाए दे रहे हो। अब अगर तरखानों की लड़कियां भी मेरी अपनी न रहें तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? पीतव सिंह, इंसान को बहरहाल एतदाल में रहना चाहिए। जो तुम्हारा हुक्म पूरन, मैं इसे मानूंगा, पीतव सिंह ने कहा। और मैं खुश होकर उसका शाना तपतपाने लगा। तब तुम देखोगे पीतव सिंह के तरखानों के पूरे इलाके पर तुम्हारा कब्जा होगा और तुम्हारी सरहद एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। मैं भी यही चाहता हूं पूरन जी, मैं भी यही चाहता हूं, पीतव सिंह ने मुसर्रत से लबरेज लहजे में कहा। और मैं उसे तसलियां देने लगा और फिर वक्त ने बता दिया कि जो कुछ मैंने कहा था गलत नहीं कहा था। हम तरखानों के इलाकों पर फतेह हासिल करते रहे। तरखान कोने कुदरों में छुपते फिर रहे थे और वह परेशान थे। यहां तक कि एक रात तरखानों का एक वफद झंडे लहराता हुआ जो सफेद रंग के थे हमारे सामने पहुंच गया। उसे अपने हथियार पीतव सिंह के सामने रख दिए थे। हम पांचों तरखान कबीले के सरबराह हैं और हम पांचों के अलावा इन कबीलों का और कोई सरदार नहीं है। पीतव सिंह महाराज, आपने जिस अंदाज में तरखानों पर हमला किया और इन्हें शिकस्त दी, हम आपको इसकी बधाई देते हैं एक बहादुर दुश्मन की हैसियत से। और हम इस बात का एतराफ़ करने आए हैं कि आपकी सेनाओं के मुकाबले में हम कमज़ोर साबित हो चुके हैं। हालांकि हमने सपनों में भी ये नहीं सोचा था कि इन पहाड़ों पर कोई बाहर की ताकत हमला आवर होकर मुस्तहकम हो सकती है। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। हम इन ताकतों से नहीं लड़ सकते। चुनाचे हम पांचों सरदारों ने मिलकर हथियार डालने का फैसला किया है और तरखानों के लिए पनाह मांगने आए। किसी ने मेरी तरफ देखा और मैंने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। तब मैं आगे बढ़ा और मैंने इनसे कहा, महाराज पीतव सिंह एक जालिम हुक्मरान नहीं है, वो एक रहमदिल इंसान है। तरखानों का कालंदी आज़ाद इलाका हमेशा कालंदी के लिए परेशानी का बायस रहा है। आप लोगों ने कालंदी से खराज वसूल किया है और अगर कोई ताकतवर राजा किसी को खराज दे तो ये उसका सबसे बड़ा अपमान होता है। हम इस अपमान को खत्म करके आपको अपने साथ शामिल करने के लिए आए हैं। चुनांचे तरखानों की यह दरखास्त महाराज पीतव सिंह स्वीकार करते हैं और इन्हें पनाह देने का ऐलान करते हैं। अगर तरखानों ने कोई साजिश, कोई चाल, कोई बगावत की तो फिर इनके लिए जमीन पर इस संसार में कोई जगह नहीं होगी। क्या इस बात को आप तमाम सरदार कबूल करते हैं? दिलो जान से महाराज, हमें जान की अमान चाहिए। हम कालंदी के वफादारों की हैसियत से बाकी जीवन गुजारेंगे। तो फिर सुनो तरखान सरदारों, तुम्हारी सरदारी बहाल रहेगी, तरखान इलाका आज़ाद रहेगा, तुम लोग अपनी ज़मीनों पर काश्त करोगे और इस सिलसिले में रियासत कालंदी के नुमाइंदे तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ से जो पैदावार होगी इसके 4 हिस्से होंगे, जिसमें से एक हिस्सा कालंदी को खराज के तौर पर भेजा जाएगा, बाकी 3 हिस्से तुम्हारे ऊपरी खर्च किए जाएंगे। तुम अपने तौर पर जितनी भी पैदावार बढ़ा दो वो तुम्हारा अपना काम है। तुम जितनी मेहनत करोगे उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। इसके अलावा दूसरी रियासत की सरहद की निगरानी तुम्हें करना होगी और अगर कभी तुमने दूसरी रियासत से मिलकर बगावत की कोशिश की तो इसका हक हमें है कि हम इस बगावत को किस तरह खत्म करेंगे। तुम्हें इस बात के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। हम तैयार हैं महाराज, तरखानों के सरदारों ने कहा और तरखान इलाके में कत्लो गारतगिरी और लूट मार बंद कर दी गई। राजा पीतव सिंह को मुकम्मल फतेह हासिल हुई थी। इसके बाद पीतव सिंह ने तकरीबन 1 माह तक वहां कयाम किया। इस दौरान मेरे मशवरों से वो तरखानों के इलाके में अपना इक़्तिदार मजबूत करता रहा। अब वो मेरी हर बात आंखें बंद करके मान लेता था। फिर जब चंद काबिल एतमाद लोगों को ओहदे देकर
तरखानों पर मुकर्रर कर दिया गया और तमाम ज़रूरी अमूर तय करने के बाद हमने वापसी की ठानी। चुनाचे फतो कामरानी को जलू में लिए हम तरखान इलाके से वापस चल पड़े। वो पुल अब भी मौजूद था जो मेरी काविशों से बना था। पुल अबूर करते हुए पीतर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कालंदी में छोड़ आता पूरन महाराज, तो मैं नहीं कह सकता था कि तरखानों के इलाके से मेरी वापसी किस तरह होती। मेरी इन कामयाबियों में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, लेकिन बाज अमूर में तुम आज भी मुझसे इख्तलाफ रखते हो। पीतर सिंह, मैंने संजीदगी से कहा। मैं नहीं महाराज, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अब महाराज पूरन की कोई बात न मानूं? किस बात से आपने महसूस किया कि मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ रखता हूं? पीतर सिंह ने ताज्जुब से कहा। पीतर सिंह, तरखान इलाका हमारे कब्जे में आ चुका है और इसके अलावा भी जाहिर है कि एक तवील उम्र पड़ी है और हम सिर्फ कालंदी में बैठकर हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि फौजों को चाको चौबंद रखने के लिए जरूरी है कि हम हरकत करते रहें और कालंदी को वुसअत देते रहें। इतना बड़ा मुल्क बना दो, इतने सारे लोगों को अपना गुलाम बना लोगे, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? आखिर तुम्हारा नाम लेवा कौन होगा? क्या कहना चाहते हो महाराज? पीतर सिंह किसी कदर संजीदा हो गया। यही पीतर सिंह के कालंदी का हुक्मरान तुम्हारे बाद कौन होगा? कालंदी का वो दुश्मन जो राजा बनने के काबिल होगा? पीतर सिंह ने जवाब दिया, नहीं पीतर सिंह, तुम्हारे पिता ने यह बात नहीं सोची थी। सोची तो मैंने भी नहीं थी महाराज, लेकिन यह बात आपके दिल में कैसे आई? नहीं पीतर सिंह, अजल से यह तसव्वुर इंसान के दिल में रहा है। तसव्वुर को क्यों जुटला रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि कोई बच्चा तुम्हें बाप कहकर पुकारे? इसकी वजह आप जानते हैं महाराज। एक औरत का कौल मुझे मरते दम तक याद रहेगा। मैं रूपकली से शिकस्त नहीं खा सकता। महाराज पूरन, आप विश्वास करें कि उसने जिस लहजे में वो बात कही थी, इसमें बड़ी नफरत थी और इस नफरत का जहर मेरी रग रग में बस गया है महाराज। और यही वजह है कि मैंने आज तक किसी और औरत से भी शादी नहीं की। मुझे डर है महाराज कि कहीं कोई रूपकली का कौल पूरा न कर दे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रानी के पेट से बच्चा पैदा हो और वो मेरा बच्चा हो और वो मेरी पगड़ी भी उछाले। और वो ये बात मेरे मन में इस तरह जम गई है कि अब निकाले नहीं निकलती। मगर पीतर सिंह, औरत के कौल का एतबार क्या? वो कमजोर होती है और कमजोर इंसान हर वो बात कह देता है जो उसके मुंह में आती है, जबकि वो खुद भी जानता है कि वो इस पर अमल पैरा होने की हिम्मत नहीं रखता। तुम देख चुके हो कि इतना अरसा हो जाने के बावजूद वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी और बिगाड़ेगी भी नहीं। मेरा ख्याल है अब उसे मुआफ कर दो। महाराज, पीतर सिंह जैसे तड़प गया। महाराज, आप संसार का कोई भी काम मुझसे कहेंगे, भगवान की सौगंध, जीवन भर इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको भी भगवान की सौगंध देता हूं कि आप मुझे इस बात के लिए दोबारा मजबूर न करें। मैं आपकी ये बात चाहने के बाद भी नहीं मान सकता। ये पीतर सिंह ने मजबूत लहजे में कहा और मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। तुम्हारी मर्जी पीतर सिंह, मैंने तो इन तमाम फतूहात को देखते हुए यह बात की थी। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बात आई गई हो गई, लेकिन मैंने अंदाजा कर लिया कि पीतर सिंह इन लोगों में से नहीं है जो खामोशी से कोई बात मान लेते हैं, और अब मैं वो करने के लिए मजबूर था जो मैंने खुद नहीं सोचा था। लेकिन इसके सिवा अब कुछ चाराकार भी नहीं था। चुनाचे हम सफर करते रहे और जब मैं उस मकाम पर पहुंचा जहां से मुझे अपने काम का आगाज करना था, तो मैंने अपना घोड़ा पीतर सिंह के घोड़े के बिल्कुल बराबर कर लिया और फिर मैंने नहायत चालाकी से पीतर सिंह के घोड़े की कमर में खंजर की नोक चिपो दी। घोड़ा बेख्तियार उछला और फिर उसने एक लंबी छलांग लगा दी। कोई नहीं समझ सका कि घोड़ा अचानक क्यों बिगड़ गया है, लेकिन जख्मी घोड़े को रोकना आसान काम नहीं था। गो मैंने अपना घोड़ा पीतर सिंह के घोड़े के पीछे लगा दिया था, लेकिन मेरा घोड़ा भी उस रफ्तार से नहीं दौड़ रहा था जिस रफ्तार से पीतर सिंह का घोड़ा भाग रहा था। पीतर सिंह की फौजें इतने पीछे रह गई थी कि अब आसानी से इनका हम तक पहुंचना मुश्किल था। दफातन एक बुलंद जगह पीतर सिंह के घोड़े को ठोकर लगी और वो संभल ना सका, लेकिन पीतर सिंह बुरी तरह गिरा था और फिर वो इस बुलंद टीले से नीचे लुढ़कने लगा। यह सूरत हाल मेरे प्रोग्राम में नहीं थी। मुझे खतरा हुआ कि कहीं पीतर सिंह मर ही ना जाए। चुनाचे मैंने अपने घोड़े को छोड़ा और खुद उस टीले पर दौड़ने लगा। पीतर सिंह दरमियान ही में रुकाया था, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके सर में भी चोट आई थी और बदन तो कई जगह से सख्त जख्मी हो गया था। मैंने उसे जल्दी से उठाकर अपने घोड़े पर डाला और फिर समत बदल ली, लेकिन इसके साथ ही मैं परेशान भी था। फिर एक आबशार के किनारे जाकर मैंने पीतर सिंह के जख्म साफ किए, इसका लिबास फाड़कर इन जख्मों को कसा। पीतर सिंह बेहोश था, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक नहीं थी। मैंने इत्मीनान से उसे घोड़े पर डाला और समत बदल कर चल पड़ा। यह तवील रास्ता मैंने इसलिए इख्तियार किया था कि कहीं पीतर सिंह की फौजें इसे तलाश करती हुई यहां तक न पहुंच जाएं। पीतर सिंह को घोड़े पर डाले डाले मैंने काफी तवील सफर किया था, लेकिन वो इस दौरान होश में नहीं आया था। यूं भी उसके बदन से काफी खून बह गया था। कालंदी में बिलाखिर मैं उस महल में पहुंच गया जहां रूपकली मुकैयद थी।
महल के बाहर पहरेदार लड़कियों ने मेरा रास्ता रोका तो मैंने पीतव सिंह को सामने करते हुए कहा, बेवकूफो, देख नहीं रही महाराज पीतव सिंह जख्मी है, हटो और मुझे अंदर जाने दो। और पीतव सिंह को इस हाल में देखकर उनके होश उड़ गए। रूपकली को खबर मिली तो वो पागलों की तरह दौड़ी चली आई। पीतव सिंह को इस हाल में देखकर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात पैदा हो गए थे। समझ में नहीं आता था कि ये गम के तासरात हैं या खुशी के, बस अजीब सी कैफियत थी उसकी। इन्हें क्या हो गया पूरन जी, उसने पूछा। घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया है रूपकली, लेकिन तुम फौरन एक काम करो। क्या महाराज? महल के एक एक फर्ज से कह दो कि किसी को पीतव सिंह के बारे में कुछ न बताए, कोई अहम तरीन आदमी क्यों ना आए। महाराज को अपने दुश्मनों से खतरा है। ठीक है, मैं कह देती हूँ। रूपकली के अंदाज में वो तड़प, वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था, लेकिन वो भी अपनी जगह दुरुस्त थी। जो जिंदगी वो गुजार रही थी वो कैदियों से भी बदतर थी। इन हालात में उसके दिल में पीतव सिंह का और क्या मकाम हो सकता था। बहरहाल वो हदायत जारी करने के बाद वापस आ गई। पीतव सिंह को अब होश आ रहा था। मैं रूपकली को यहाँ से हटा दिया और रूपकली अजीब सी निगाहों से मुझे देखती हुई वहां से चली गई। पीतव सिंह ने आंखें खोल दी थी। वो बार बार पलकें झपका रहा था और फिर उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं पीतव सिंह, तुम महफूज हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरन जी तुम कहाँ हो? सामने आओ, तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम कहाँ हो पूरन महाराज? और मैंने गहरी सांस ली। ज्यादा खून बह जाने की वजह से पीतव सिंह की आंखें अंधेरी हो गई थी। मैंने उन आंखों को गौर से देखा, इनमें चमक मौजूद थी। गोया वो अंधा नहीं हुआ था, बस वक्ती कमजोरी की वजह से बिनाई मुतासर हो गई थी। मैं तो तुम्हारे सामने हूँ पीतव सिंह, मगर मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? नहीं पीतव सिंह, ये वक्ती कमजोरी है, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। मगर मुझे हुआ क्या है? पीतव सिंह रुंधी हुई आवाज में बोला, आपका घोड़ा बिदक गया था और आप इससे गिर पड़े थे। क्या मैं महल में हूँ? क्या आप मुझे महल ले आए हैं? नहीं, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है, तुम्हारी राजधानी में नहीं है, बल्कि उसकी पूर्वी सरहद में है। हम लोग, ये घर एक शरीफ और रहम दिल औरत का है जो नहायत ज़ईफ है। इसकी नौजवान बेटी दिन रात तुम्हारी तीमारदारी करती है। लेकिन अब क्या होगा? तो मुझे जानते हो पीतव सिंह, मैं दावा करता हूं कि एक आध माह में तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम इत्मीनान से वापस जा सकोगे। मगर महाराज, किसी तरह भी मुझे कालंदी ले चले, मैं कालंदी जाना चाहता हूं। पीतव सिंह ने घबराए हुए अंदाज में कहा, नहीं पीतव सिंह, इन हालात में तुम्हारा सफर करना मुनासिब नहीं है और न ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन ये मैं वादा करता हूं कि जो ही तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं और तुम दोनों कालंदी वापस चलेंगे, या कम अज कम तुम इस काबिल ही हो जाओ कि घोड़े पर सफर कर सको। इस हालत में तुम्हारा सफर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मैंने कहा। और पीतव सिंह बेचारगी से होंठ सिकोड़ कर रह गया। तब मैंने उसे मुतमईन रहने के लिए कहा और फिर उठकर उस कमरे से निकल आया। दूसरे कमरे में रूपकली हैरान और परेशान बैठी हुई थी। उसने मुझसे देखा और कहा, यह सब क्या है पूरन महाराज? रूपकली, जो कुछ भी है, तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होने का वक्त आ गया है? महाराज, वो अजीब से अंदाज में खड़ी होगी। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर उसकी निगाहें झुक गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती नमूदार हो गई थी। तब उसने मुझे देखा और धीमे लहजे में कहा, महाराज, क्या आप मुझे मेरी मनोकामना पूरी करने का मौका दे देंगे? हाँ रूपकली, मैं इसलिए इसे यहां तक लाया हूं। आप लाए महाराज? हाँ, यही समझो। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम इन हालात में अपना मकसद हासिल नहीं कर सकती? मुझे बताओ रूपकली, क्या मैंने ये जो सब कुछ किया है वो तुम्हारे लिए किसी तौर नागुज़ीर या नागवार तो नहीं है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। मैं तो मरते समय तक आपका यह एहसान याद रखूंगी अगर आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। महाराज, तो भगवान की सौगंध मैं आपको देवता मानती हूँ। आपने मेरी आरज़ू पूरी करने के लिए जो कुछ किया है, भगवान आपको इसका सिला देगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम खुश हो रूपकली? मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन तुम्हें नहायत एहतियात से अपना काम करना होगा। मैंने उसे कह दिया है कि यह पूर्वी सरहद का एक मकान है और यहाँ एक बूढ़ी औरत और उसकी नौजवान बेटी रहती है जो तुम्हारी खिदमत कर रही है। तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना है। मैं ख्याल रखूंगी महाराज। इसके अलावा मुमकिन है पीतव सिंह की तलाश में लोग यहाँ आए। तुम पहरेदारों को समझा देना, आप चिंता ना करें, अब मैं सब ठीक कर लूंगी, रूपकली ने कहा। और मैं चुप हो गया। चूंकि अब मैं पीतव सिंह के साथ आया था, इसलिए यहाँ मेरे कयाम का कोई मसला नहीं था। मैं भी एक आरामदेह कमरे में ठहर गया। दिन गुजरा, रात गुजर गई, दूसरा दिन आ गया। तब रूपकली ने मुझे बताया कि पीतव सिंह मुझसे मिलना चाहता है और मैं पीतव सिंह के पास पहुंच गया। उसकी आंखों पर पट्टी बनी हुई थी। मेरे कदमों की आहट पहचान कर उसने मुझे आवाज दी, मैं ही हूं पीतव सिंह। यह जगह बहुत अच्छी है पूरन महाराज। मेरा मन तो एक ही दिन में यहाँ खूब लग गया। कल तो तुम बड़े घबरा रहे थे, मैंने हंसते हुए कहा। पीतव सिंह भी मुस्कुरा दिया। हाँ, कल की बात और थी और आज और है।
एक इतनी खूबसूरत बेपनाह हसीन खिदमतकार जो मिल गई है तुम्हें, इसके सिवा और क्या चाहिए पीतर सिंह तुम्हें? मैं हंस पड़ा और पीतर सिंह भी हंसने लगा। फिर राजदराना अंदाज बोला, क्या वह बहुत सुंदर है महाराज? तुमने क्या अंदाजा लगाया? मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा टटोल कर देखा था। रूप की कली मालूम होती है, बड़ी मीठी आवाज है उसकी, बातें करती है कि मन डोल डोल जाता है। पीतर सिंह मखमूर लहजा में बोला, तो फिर अब क्या इरादा है पीतर सिंह? अभी नहीं महाराज, अभी नहीं, पीतर सिंह ने हंसते हुए कहा और मैं भी हंसने लगा। पीतर सिंह के पास मैं जितनी देर बैठा रहा वो उस लड़की की बातें करता रहा जिसने अपना नाम शकुंतला बताया था। वो शकुंतला की आदतों के बारे में बता रहा था और मैं उसकी नादानी पर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं उठ गया। यूं दिन गुजरते रहे और तकरीबन 20-22 दिन इस तरह गुजर गए कि पता भी नहीं चला। अभी तक पीतर सिंह की सेना का कोई आदमी इस तरफ नहीं आया था। शायद उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं गई थी। मुझे भी पता नहीं था कि राजधानी में पीतर सिंह के लिए क्या खलबल मची हुई है। एक बात मेरे जहन में थी, वो ये कि कहीं वो लोग पीतर सिंह को मुर्दा ना समझ लें, उसकी सल्तनत को जवाल ना आ जाए। चुनाचे एक दिन मैंने रूपकली से कहा, मेरा ख्याल है मुझे कुछ दिन के लिए कालंदी जाना चाहिए। मैं खास खास लोगों को बताऊंगा कि पीतर सिंह खैरियत से है और बहुत जल्द वापस आ जाएगा। मेरा जाना इसलिए भी जरूरी है रूपकली कि कहीं पीतर सिंह की गैर मौजूदगी में कोई फितना ही न सर उठा ले। ठीक है महाराज, आप जाएं और यहाँ के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, रूपकली ने जवाब दिया। चुनाचे मैं कालंदी की तरफ चल पड़ा और सफर करता हुआ वहां पहुंच गया। बेशक वहां के हालात बहुत खराब थे। राजा के ना होने से अरकान हुकूमत सख्त परेशान थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और बताया कि महाराज पीतर सिंह खैरियत से हैं और बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। मेरे इस बयान का ऐलान कर दिया गया। बेशुमार सवालात लोगों ने मुझसे किए लेकिन मैंने टाल दिया। अलबत्ता उनके लिए मैंने पीतर सिंह की हदायत पहुंचा दी कि यह मेरी इख्तरा थी, लेकिन इस तरह मैं उलझे हुए हालात संभालने में कामयाब था। और फिर इस तरफ से इत्मीनान करने के बाद मैं वापस रूपकली के महल पहुंच गया।